नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं माधवी पांडे, आपके साथ बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई है। बैठक में 30 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना समेत कई मंत्री मौजूद रहे। कैबिनेट बैठक में अहम फैसला लेते हुए योगी सरकार ने जेपीएनआईसी के संचालन की जिम्मेदारी लखनऊ विकास प्राधिकरण को सौंप दी है। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने जानकारी देते हुए कहा कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए नए लिंक एक्सप्रेसवे को मंजूरी दे दी गई है। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कैबिनेट बैठक से पहले कहा कि प्रदेश की चतुर्मुखी विकास के लिए हमारी प्रतिबद्धता है और कैबिनेट के माध्यम से हम लगातार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रहे हैं। इस बैठक में लगभग 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि आज 30 से अधिक प्रस्तावों पर विस्तृत विचार विमर्श के बाद प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए कैबिनेट में चर्चा हुई है और सभी प्रस्तावों को सर्वसम्मत से पास करते हुए प्रदेश के विकास को गति को और तेज करने का काम किया गया है। विभाग का एक मामला था सिद्धार्थनगर के इटवा में पुरानी बिल्डिंग को ध्वस्त करके नया अस्पताल बनाए जाने का था, उसको पास कर दिया गया है। आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि इस बैठक में किन 30 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी एरिया रेगुलेशन 2025 को मंजूरी दी गई है। औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति को भी मंजूरी दी गई है। इस बैठक में ग्राफिक्स के माध्यम से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आखिर किन किन प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। 2022 के अंतर्गत उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति की संस्तुतियों का अनुमोदन किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन का गठन को भी मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधियों और आदर्श जोनिंग रेगुलेशंस को भी मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र के अंतर्गत डॉक्टर के.एन. मोदी विश्वविद्यालय मोदी नगर गाजियाबाद की स्थापना को भी मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली 1975 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। वहीं उत्तर प्रदेश ग्राम विकास अधिकारी सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई है और उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग वेटरनरी फार्मासिस्ट सेवा नियमावली 2025 को भी मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के कार्मिकों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने को भी इस बैठक में मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश के एमएसएमई खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सचान की उपस्थिति में राजधानी लखनऊ स्थित खादी भवन सभागार में महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर भारत सरकार द्वारा पैराग्वे के लिए नामित राजदूत और वर्तमान में संयुक्त सचिव विदेश मंत्रालय डॉक्टर पीयूष सिंह को उत्तर प्रदेश सरकार की एमएसएमई खादी, हथकरघा और रेशम उद्योगों से संबंधित नीतियों, योजनाओं और उपलब्धियों के संबंध में विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया गया है। कार्यक्रम में प्रदेश में संचालित प्रमुख योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, एक जनपद एक उत्पाद यानी OTOP, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, मुख्यमंत्री हस्तशिल्पी समृद्धि योजना, ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म और स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति का संक्षिप्त परिचय देते हुए इनके अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियों और वैश्विक व्यापार अवसरों के बारे में जानकारी दी गई है। साथ ही खादी, हथकरघा और रेशम उद्योग के अंतर्गत पारंपरिक कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी प्रयासों पर प्रकाश डाला गया है। ये दोनों योजनाएं जो हमारे प्रदेश की योजनाएं थी, ये दोनों योजनाओं की पहचान पूरे देश में बनी। मोदी जी ने ODOP योजना, PM विश्वकर्मा योजना के माध्यम से दोनों योजनाओं को, अभी एक हम लोगों ने 24 जनवरी को 5 लाख रुपए का बिना गारंटी और बिना ब्याज के जो CM युवा उद्यमी अभियान की योजना लॉन्च की है, उसमें भी 55,000 से अधिक लोगों को हम लोगों ने
इस योजना से नौजवानों को जोड़ा है, जिसमें 5 लाख रुपए तक का बिना ब्याज और बिना गारंटी के हम लोग ऋण दे रहे हैं। 1 लाख नौजवानों को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य है और निश्चित तौर पर ये योजना जिस तरह से हमारे गांव-गांव पहुंच रही है, नौजवान जुड़ रहा है, निश्चित तौर पे उनको रोजगार भी मिलेगा और वो कई छोटे-छोटे रोजगार से लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। हापुड़ में प्रदेश कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 5000 प्राइमरी और जूनियर विद्यालयों को मर्ज करने के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद सभी कांग्रेस कार्यकर्ता नाराजबाजी करते हुए उप जिलाधिकारी हापुड़ के कार्यालय पर पहुंचे और यहां पहुंचकर उन्होंने महामहिम राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा। इसके बाद कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राकेश कुमार ने कहा कि जहां भाजपा सरकार गरीबों को मिलने वाली शिक्षा भी नहीं देना चाह रही है, वहीं प्रदेश की योगी सरकार युवाओं और छात्रों और बेरोजगारों के प्रति पूरी तरह उदासीन रवैया अपनाए हुए है। साथ ही सरकार प्रदेश के गरीबों वंचितों को शिक्षा से दूर करने का कार्य कर रही है। 5000 प्राइमरी व जूनियर विद्यालयों के मर्ज करने के निर्णय से केवल छात्र छात्राओं को ही परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, साथ ही इसका व्यापक दुष्परिणाम भी सुदूर गांव के बच्चों पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करती है कि अपने इस निर्णय को वापस ले। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन करने के लिए भी तैयार है। और पूरे देश को बेचने का काम ये लोग कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज जो हमारे गरीब भाइयों के मध्यम श्रेणी के लोगों के बच्चे प्राइमरी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनके शिक्षाओं के हक को छीना जा रहा है। जो शिक्षिकाएं वहाँ पर अपना गुजारा कर रही हैं, पढ़ा रही हैं, शिक्षा मित्र आदि जो वहाँ पर हैं, जो कार्य कर रहे हैं, वहाँ पर मील बनाने वाले चपरासी लोग जो सेकंड फोर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, उन सबकी नौकरी को खतरा है, बेरोजगारी बढ़ने को खतरा है। सरकार को चाहिए कि उन स्कूलों को बंद करने के बजाय उन स्कूलों में सुविधाएं बढ़ाई जाएं। सुल्तानपुर में मिनी इंडोर स्टेडियम का शुभारंभ हुआ है। आपको बता दें कि सुल्तानपुर में अयोध्या मंडल के पहले मिली इंडोर स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है। इस दौरान सुल्तानपुर विधायक एवं पूर्व मंत्री विनोद सिंह ने पूजा पाठ कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस स्टेडियम के बन जाने से सुल्तानपुर के साथ साथ आसपास के युवाओं को भी इसका लाभ मिलेगा और वे अपनी प्रतिभा को और ज्यादा निखार सकेंगे। दरअसल पिछले काफी दिनों से सुल्तानपुर में मिनी इंडोर स्टेडियम की मांग की जा रही थी, जिस पर विधायक सुल्तानपुर एवं पूर्व मंत्री विनोद सिंह ने जिले से लेकर शासन तक की पैरवी की। उसी का परिणाम ये रहा कि आज ये सपना साकार होते हुए दिखाई दे रहा है। नगर के राजकीय इंटर कॉलेज मैदान पर आज इसकी आधारशिला रखी गई है और विधायक विनोद सिंह सहित तमाम शिक्षक, शिक्षा विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों के साथ साथ कई नेता और कार्यकर्ता इसके साक्षी बने। करीब 4 करोड़ 51 लाख की लागत से बनने वाले इस मिनी इंडोर स्टेडियम को बनाने का जिम्मा यूपी प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड कार्यदायी संस्था को सौंपा गया है। आज ये कहते हुए बड़ा हर्ष गौरव महसूस कर रहा हूँ कि मंडल का पहला ये इंडोर स्टेडियम बनने जा रहा है। तकरीबन इसकी लागत 5 करोड़ के आसपास है और एक यहाँ चेंजिंग रूम होगा, हॉल होगा, तो कम से कम जीआईसी नहीं, इस इलाके के बच्चों को एक ऐसा स्थान मिल जाएगा जहाँ की अपनी वो ऊर्जा को सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि इस स्टेडियम का होगा। देवरिया में पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर अब मौतें होते हुई दिख रही हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी की सरकार बनने के चंद दिनों बाद शासन से फरमान आया कि प्रदेश की सभी सड़कें तय समय सीमा के अंदर गड्ढा मुक्त की जाएंगी। इसके लिए बाकायदा पत्र के साथ आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। ये प्रक्रिया सतत हर वर्ष लगातार चल रही है, लेकिन धरातल पर गड्ढा मुक्तिकरण हो नहीं पा रहा है और सिर्फ कागजों में सड़कों को गड्ढा मुक्त दिखाकर जनता के पैसे में सिस्टमैटिक ढंग से भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है। कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। जिले में पीडब्ल्यूडी की सड़क, जो कि सोनू घाट से बरहस जोड़ने वाली मुख्य मार्ग है, जो इन दिनों अपनी बदहाली के कारण पहले छोटे छोटे हादसों का शिकार होती थी, अब वो कई लोगों की मौतों का कारण बन चुकी है। ये स्थिति इतनी ज़्यादा गंभीर हो गई है कि अब अगर आम राहगीर भी इस सड़क से गुजरने में
डरे और सहमे हुए दिखते हैं। देश के वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठतम मंत्री हैं, शाही जी ने भी संज्ञान लिया और उन्होंने मेरे शिकायती पत्र पर अपना कवरिंग लेटर लगा के और मेरे सामने ही प्रमुख सचिव अजय सिंह चौहान जी से भी उन्होंने कहा और जो भी संबंधित लोग हैं उनसे भी कहा। अभी कोई नए एचओडी बनाए गए हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी, जिनको मैंने पता किया तो प्रमुख सचिव के बाद एचओडी का दूसरा अधिकार होता है। मैं एचओडी से अपनी बात कहा, एचओडी ने मेरी बात को बहुत ही संजीदगी से सुना और उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया। प्रमुख सचिव ने भी मुझे आश्वस्त किया है कि हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर कार्य शुरू हो जाएगा, संबंधित पर कार्रवाई होगी। मुझे कार्रवाई से कोई मतलब नहीं है, हो ना हो, हमें सड़क चाहिए और वो अब तक मिल नहीं पाई है। क्षितिज जायसवाल जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं उन पे मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं सारे संबंधित अधिकारियों को कहता हूं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि महाराज जी की सरकार में जीरो टॉलरेंस के नीति पर हम काम करते हैं। चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे अपराधीकरण हो, हम सेवा के लिए हैं, साधन के लिए नहीं। इस समय हम मौजूद हैं देवरिया जनपद के सोनू घाट और बरहज मार्ग पर, जो ये देवरिया मुख्यालय को ये सड़क जोड़ती है, जहां ये सड़क का बदहाली आप देख सकते हैं कि रोड पर हर 2 इंच पे जर्जर पड़ा हुआ है और गड्ढा आपको दिखाई देता होगा। ये सड़क अब जानलेवा बन चुका है। आपको बता दें कि इस सड़क पर कुछ ही दिन पहले यहाँ पे एक बाइक सवार की मौत हो जाती है। मौत की वजह ये रहती है कि सड़क पर गड्ढे हैं और गड्ढों से कंकड़ रोड पे चला जाता है, जिससे बाइक अनियंत्रित हो जाती है और बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो जाती है। जैसे यूपी सरकार ने लाख दावे किया हो गड्ढा मुक्त को लेकर और करोड़ों रुपए पानी की तरफ बहा दिया हो, उसके बावजूद भी ये सड़क अपने बदहाली पे आंसू बहा रहा है। सड़क की सूरत है जो अभी तक अपने बदहाली पर आंसू बहा रहा है। इस रोड से लगातार नेता, विधायक, अधिकारी का आगमन होता है, बल्कि अगर बात करें तो इस रोड पर किसी भी अधिकारी और नेता मंत्री का इस पे नजर नहीं पड़ता है। अमित राजपाल, एपीएन न्यूज। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने धर्मांतरण का शिकार हुए लोगों का शुद्धिकरण कराया है। आपको बता दें कि ये लखनऊ में शुद्धिकरण हुआ है और विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने इन शिकार हुए लोगों की घर वापसी का दावा करते हुए लव जिहाद और धर्मांतरण के पीड़ितों का मंदिर में ये शुद्धिकरण कराया है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अध्यक्ष गोपाल राय का दावा है कि इन लोगों का धर्मांतरण कराकर ये हिंदू से मुस्लिम हो गए थे। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने इन लोगों की घर वापसी कराई है। औरैया जिले की मांडवी शर्मा और सहारनपुर बेंगलुरु के सोनी रानी, सिद्धार्थनगर की मालती, मुरादाबाद की रीना पल्लवी आदि इस धर्मांतरण का शिकार हुए थे और लखनऊ के गोमती नगर के विशाल खंड में शिव भोला मंदिर में हिंदू से मुस्लिम बने लोगों का शुद्धिकरण ये कराया गया है। हवन कुंड के सामने बैठाकर टीकाकरण कर मंत्र जाप कर हिंदू धर्म में इनकी वापसी कराई गई है। चित्रकूट में अलग अलग गांव के लोगों ने बेसिक स्कूलों के मर्जर के विरोध में जिलाधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन दिया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बेसिक विद्यालयों के कंपोजिट विद्यालयों में मर्ज किए जाने की सूचना से ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है और अपने अपने गांव के विद्यालयों के बंद होने से बचाने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय में ये ग्रामीण पहुंच गए और इस दौरान सिलखोरी गाँव में अमरावा गाँव के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से गुहार लगाई है। ग्रामीणों ने बच्चों की शिक्षा प्रभावित होने की बात कही है और जिलाधिकारी की प्रार्थना पत्र सौंपकर विद्यालय को यथावत रखने की मांग भी की है। सिलखोरी गांव के ग्रामीणों ने बताया कि गांव से विद्यालय बंद कर दिया गया तो छोटे छोटे बच्चे दूसरे गांव और विद्यालयों में नहीं जा पाएंगे। ललितपुर जनपद के बिरधा
क्षेत्र में जब टूटा पुल लोगों की राह को रोकने लग गया, तब प्रशासन ने आंखें मूंद ली। तब जिला पंचायत सदस्य रामू कुशवाहा ने खुद आगे आकर मिसाल पेश की है। उन्होंने अपनी निजी खर्चे पर जेसीबी और डंपर लगवाकर टूटे हुए पुल को दुरुस्त कराया है और नतीजा ये रहा कि अब खिरका मोहल्ले से हाईवे होते हुए पंचमुखी हनुमान मंदिर और पनारी गांव तक का रास्ता बारिश के लिए बिल्कुल साफ हो गया है। बरसों से बयाना नाले के पास टूटा पुल लोगों के लिए हादसे का सबब बना हुआ था, लेकिन इस पर अपने निजी खर्चे पर जेपीसी और डंपर लगवा करके उन्होंने ये मिसाल पेश की है। पीलीभीत में 50 बच्चों की संख्या से कम वाले ग्रामीण स्कूलों का दूसरे स्कूलों में समायोजन होने को लेकर जनपद भर में अलग अलग जगह पर ग्रामीण विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने अपने बच्चों को स्कूल न भेजकर उन्हें घर बैठाने की ठान ली है। वहीं मामले में अधिकारी कैमरे के सामने बोलने से बच रहे हैं, तो मामला जनपद पीलीभीत का बताया जा रहा है, जहां जिले में समायोजन को लौकी ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि बिलसंडा ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायत पस्तौर कुइया के मजरा फिरसा का है, जहां के ग्रामीणों को पता चला कि उनके गांव के प्राथमिक विद्यालय बच्चों की संख्या 40 है, जहां पर उन्हें पस्तौर के स्कूल में समायोजन किया जा रहा है, जिस पर ग्रामीण भड़क उठे और स्कूल पहुंचकर जमकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और दूसरे गांव में बच्चों को ना भेजने की जिद पर वो अड़े रहे। हमें शिक्षा विभाग से ये जानकारी हुई है कि शासन ने आदेश दिया है कि अगर जिसके गांव में 50 बच्चे से कम है, वो उनके बच्चे दूसरे स्कूल में शिफ्ट किए जाएंगे। वहाँ चिलचिलाती धूप है, सहाड़ है, बताइए सर। हमें पिछली सरकारों ने फायदा किया, हर गांव स्कूल दिया है, तो हमें भी फिर सुविधा मिलना चाहिए। या तो फिर बच्चे चिलचिलाती धूप में आएंगे, फिर बरसात भी हो सकती है। तो शिक्षा विभाग नहीं मानता है तो वो हमारे यहाँ की बिल्डिंग देख ले, पस्तौर की बिल्डिंग देख ले। अगर पस्तौर की 47 है, हमारे यहाँ 40 है, तो साहब 47 बच्चे यहाँ नहीं आ सकते हैं। अगर हमारे 40 बच्चे वहाँ चले जाएंगे, तो अगर वहाँ की बिल्डिंग टूट के गिर गई तो वो 47 और 40 कितने हो जाएंगे सर? कि हादसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। 4 कमरे वहाँ हैं, 4 कमरे यहाँ भी है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने रखा है कि 50 बच्चे होना चाहिए, लेकिन 50 बच्चे जब नहीं है, हमारे यहाँ 40 बच्चे हैं। और जब 40 बच्चे हैं, अगर इस साल गवर्नमेंट जो है आदेश करे तो 50 बच्चे हो जाएंगे, क्योंकि आधार मास्टरों को दिया जाए आधार बनाने के लिए। आधार बनते नहीं है, बच्चे कम हैं। फतेहपुर जनपद के जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र और देवमई ब्लॉक के अंतर्गत रिंद नदी किनारे बसे कृपालपुर गांव की महिलाओं ने रिंद नदी में आवागमन आसान बनाने के लिए लकड़ी का एक वैकल्पिक पुल बनाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। आसपास के ग्रामीण 2 से 3 दशकों से नदी पर पुल की निरंतर मांग करते चले आ रहे थे, लेकिन सरकारें बदली, जनप्रतिनिधि बदले, समस्या वहीं की वहीं रही, जिससे आजिज आकर अब ग्रामीणों ने ये बीड़ा उठाया है। अमरोहा के गजरौला नगर में धूमधाम से गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। शोभा यात्रा में सैकड़ों शिव भक्त मौजूद रहे हैं और गजरौला के मोहल्ला शिवाजी नगर से शिव परिवार शोभा यात्रा निकाली गई है। इस यात्रा को शिवाजी नगर से हसनपुर रोड और शिव मंदिर तक निकाला गया है। लोगों ने जगह जगह पर इस शोभा यात्रा का स्वागत किया। संगम नगरी प्रयागराज में एक वृद्ध व्यक्ति को मुर्दा बता करके उसकी वृद्धावस्था पेंशन को बंद कराने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पूरा मामला सोराव तहसील क्षेत्र के अर्जुनपुर गांव का है, जहां गांव में रहने वाले 70 वर्षीय बुजुर्ग ब्रजलाल को लेखपाल ने समाज कल्याण विभाग के सरकारी दस्तावेजों में 5 साल पहले ही मृत घोषित कर दिया था, जिससे उनकी वृद्धावस्था पेंशन बंद हो गई थी। इस मामले की शिकायत एक्स पर पोस्ट कर ब्रजलाल ने डीएम से शिकायत की है और डीएम ने जब बुजुर्ग शिकायतकर्ता को बुलाया तो उन्होंने बताया कि समाज कल्याण विभाग ने उन्हें वृद्धावस्था पेंशन मिलती थी, लेकिन 2020 में पेंशन अचानक बंद हो गई।
लखनऊ में आलमबाग इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब दामाद ने अपनी सास और ससुर की चाकू से गोद कर हत्या कर डाली। पारिवारिक विवाद में हुई इस दोहरी हत्या से पूरे मोहल्ले में दहशत फैल गई है और वारदात के बाद स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। पुलिस का कहना है कि आरोपी का उसकी पत्नी से विवाद चल रहा था, जिसके चलते पत्नी मायके में रह रही थी और जानकारी के अनुसार यह घटना लखनऊ के आलमबाग थाना क्षेत्र के गढ़ी कनौरा की बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में डबल मर्डर केस का एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि पुलिस ने न सिर्फ दोनों अपराधियों को गिरफ्तार किया बल्कि हत्या के पीछे हैवानियत को भी सामने लाया है। महिला से दुष्कर्म की कोशिश के दौरान विरोध करना दोनों को भारी पड़ा। दोनों की बेरहमी से हत्या कर दी गई और एसओजी और चरवा पुलिस की संयुक्त टीम ने मुख्य आरोपी वीरेंद्र को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरे आरोपी शिव बाबू को भी पुलिस ने दबोच लिया है। हापुड़ के बुलंदशहर मार्ग पर एक भीषण हादसा हुआ है। आपको बता दें कि हादसे में बाइक सवार 4 बच्चों सहित एक युवक की मौत हो गई है। सभी मृतक एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं और एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत की खबर सुनकर परिवार में कोहराम मच गया और घटना की सूचना मिलने पर अधिकारी भी वहां पर पहुंचे। बाइक से लौट रहे थे वो सभी और कैंटर गाड़ी ने एक बाइक में टक्कर मार दी और कैंटर चालक गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया। मजीदपुरा में रहने वाले एक परिवार के 5 व्यक्ति और साथ में कुछ और भी व्यक्ति थे अलग अलग गाड़ियों पर। ये कहीं स्विमिंग पूल है पड़ाव के पास में, वहाँ पर बच्चों को घुमाने के लिए ले गए थे। वहाँ पर नहाने के बाद ये वापस आए तो रात्रि में 10:30 बजे के आसपास थाना आसिफपुर क्षेत्र में पड़ाव के निकट ही घटना हुई। किस वाहन पर ये थे और किसने टक्कर मारी? ये लोग एक मोटरसाइकिल पर थे और एक कैंटर वाहन था जिसके द्वारा ये टक्कर मारी गई है। उस वाहन को पकड़ लिया गया है। जो बताया जा रहा है जो और गाड़ियों पे जो बच्चे थे साथ में 2 और गाड़ियां भी थी साथ में, इनके 2 और वाहन थे। उन्होंने बताया कि एक वाहन पे 4 बच्चे और एक वयस्क व्यक्ति था। हमीरपुर के राठ थाना क्षेत्र के औकाना निवासी रोहित अपने अन्य साथियों के साथ जिले के मौदहा डैम घूमने गया था। बताया जा रहा है कि इस दौरान वो डैम के पानी में उतरकर नहाने लगा और बाढ़ के कारण डैम में तेज बहाव था, जिस कारण वो डैम में डूब गया। डूबता हुआ देख वहां मौजूद अन्य लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिस पर डैम में मौजूद लोग मौके पर पहुंच गए और मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने गोताखोरों की मदद से डैम के पानी में युवक की तलाश शुरू कर दी। अभी तक युवक का कोई पता नहीं चल सका है। डूबे हुए युवक के परिजन साथियों का घटना पर रो रो कर बुरा हाल है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।